नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मौर्य वंश से संबंधित पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था और उसके जो साहित्यिक स्रोत थे, उसके प्रमुख जो राजवंश हुए, उन सभी के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, उसके कौन कौन से मंत्री होते थे और उनमें क्या क्या चीज़ें रही हैं, जैसे कि प्रांतों का विभाजन किस प्रकार हुआ, उसमें नगर प्रशासन कैसा था और मौर्य साम्राज्य की स्थिति पहले से कैसी रही है और किस किस प्रकार उसमें परिवर्तन हुआ। उसके बाद हम लोग मौर्य अर्थव्यवस्था वहाँ पर कैसी रही है, उस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि उस समय क्या प्रशासन व्यवस्था कैसी थी और वहाँ पर किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था को राजा अपने मंत्रियों द्वारा संचालित करता था। तो आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें मौर्य प्रशासन की, तो जैसे आज वर्तमान स्थिति में सबसे बड़े स्तर पर देश स्तर होता है, उसके बाद राज्य स्तर और उससे नीचे जिला स्तर और उससे नीचे ब्लॉक स्तर और उससे नीचे ग्राम स्तर। तो इस तरह हम लोग प्रशासनिक शक्तियों को आज की वर्तमान स्थिति में 5 भागों में बांट सकते हैं। उसी प्रकार मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भी शक्तियों को विभाजित किया जाता था। वहाँ पर इनके नाम अलग अलग होते थे, लेकिन स्थितियाँ जो थी वह वर्तमान अनुसार ही थी। तो यहाँ पर हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी और किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन किया जाता था। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जैसे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाला देश स्तर पर प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर उससे नीचे राज्य मुख्यमंत्री आता है, राज्यों का जो प्रमुख होता है, उसके नीचे जिला प्रमुख, उसके नीचे ब्लॉक प्रमुख और गाँवों के लिए ग्राम प्रधान या ग्राम प्रमुख की व्यवस्था की जाती है। तो उसी प्रकार उस समय जो केंद्रीकृत शक्ति होती थी वह मुख्य रूप से राजा के पास होती थी, लेकिन जो प्रांतों का विभाजन किया गया था उसमें अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी अलग अलग पदों पर, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ या व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। लेकिन जो अगर किसी जैसे न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख जो होता था वह न्याय देखता था, लेकिन वह अंतिम रूप से राजा के पास भी जा सकता था और जो अंतिम निर्णय माना जाता था वह राजा का माना जाता था। तो इस प्रकार जो केंद्रीकृत शक्ति थी वह मुख्य रूप से राजा में सन्निहित होती थी और राजा अपने विवेकानुसार सभी मंत्रियों की सहायता से उस निर्णय को पूरी तरीके से सुनाता था। तो यहाँ पर हम लोग आज समझेंगे कि मौर्य प्रशासन में किस प्रकार व्यवस्था रही है। और अगर आप लोगों ने यह चीज़ समझ ली कि प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की रही है, जो कि आज की वर्तमान स्थिति से काफ़ी मिलती जुलती थी, तो आज प्रशासन व्यवस्था को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, जो कि इस वीडियो का प्रमुख पार्ट है। उसमें हम देखते हैं कि राजा जो था वह प्रशासन, सैनिक, न्यायिक प्रमुख होता था। राजा होता था उसमें सारी शक्तियाँ केंद्रीकृत होती थी और उसके पास प्रमुख विभागों की शक्ति होती थी, जैसे कि प्रशासनिक विभाग, सैनिक विभाग, न्यायिक विभाग। इन सभी विभागों की जो अंतिम निर्णय होते थे वह राजा द्वारा ही दिए जाते थे, लेकिन इनकी जो अन्य कार्य होते थे वह सब इनके मंत्रियों द्वारा किए जाते थे। वहीं अगर हम बात करें प्रशासनिक अधिकारी के बारे में, तो उस समय प्रशासनिक अधिकारी के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी वह अमात्य कहा जाता था। वहीं अगर हम बात करें सबसे शीर्षस्थ अधिकारी की, तो जो उस समय शीर्षस्थ अधिकारी होता था वह तीर्थ होता था, जिसको हम लोग उस समय तीर्थ कहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा अपने मंत्रियों द्वारा उस समय प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक व्यवस्था को संचालित करता था और जो अंतिम निर्णय होता था वह राजा द्वारा दिया जाता था, लेकिन उस जो अन्य कार्य होते थे वह सब इन अधिकारियों द्वारा ही किए जाते थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वह अमात्य कहलाता था और जो शीर्षस्थ अधिकारी उन सभी विभागों में होता था उसको हम लोग तीर्थ कहते थे। तो आइए समझते हैं कि उस समय किस किस प्रकार के विभाग होते थे और उनमें जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी वह किस किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले जो राजस्व प्रधान होता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व प्रधान होता था और जो
उस मौर्य साम्राज्य में राजस्व की वसूली का कार्य होता था वह प्रमुख रूप से यही करता था, और वह जो राजस्व वसूला जाता था उसे बलि या भाग कहा जाता था। इसी प्रकार अगला जो न्यायिक अधिकारी होता था या अगला जो उनका जो मंत्री होता था उससे जिसे राजकीय कोषाध्यक्ष कहा जाता था, उसे उस समय सन्निधाता के रूप में नामांकित किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजकीय कोषाध्यक्ष जो था उस समय उसे सन्निधाता कहा जाता था। वहीं राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था, जो कृषि विभाग को संभालता था, उसे सीता अध्यक्ष भी कहते थे। तो प्रमुख रूप से उस समय जो मंत्रियों की नियुक्ति होती थी वह उनके नाम आज की वर्तमान व्यवस्था से अलग थे। उनके नाम को अलग अलग नामों से जाना जाता था और परीक्षा में इन नामों से भी बहुत प्रश्न बनाता है। यहाँ प्रमुख रूप से जो सीता अध्यक्ष होता था, जिसे कृषि विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था, और जो सीता अध्यक्ष होता था या सीता भूमि होती थी, वह प्रमुख रूप से सरकारी भूमि को कहा जाता था। जिस प्रकार मौर्य प्रशासन में उस समय सरकारी भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। आगे हम बात करते हैं वाणिज्य विभाग की। तो वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे पन्याध्यक्ष कहा जाता था, और इसके अलावा जो महालेखाकार और आदि नियुक्ति की जाती थी उसके मंत्री को या उसके हेड को अक्षपटलाध्यक्ष कहा जाता था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाता है परीक्षा में, तो हमें इन नामों को काफ़ी याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं उस समय के सैन्य विभाग की कि सैन्य विभाग किस प्रकार का होता था। तो जब राजा अपना प्रशासन व्यवस्था चलाता था तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो इस साम्राज्य के संस्थापक थे, उस समय इनका साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। इनके साम्राज्य की विस्तार की बात करें तो साम्राज्य इनका पश्चिम में ईरान या अफ़गानिस्तान की जो अंतिम सीमा है वहाँ तक, और उत्तर में बात करें तो तक्षशिला का जो क्षेत्र है उत्तर में, वहाँ से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उस समय सैन्य व्यवस्था का मजबूत होना काफ़ी महत्वपूर्ण था, और उसी सैन्य व्यवस्था को चलाने के लिए सेनापति की नियुक्ति की जाती थी। तो जो सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था वह सेनापति होता था, और इसमें कई प्रकार की सेनाएं होती थी। उनमें से सबसे पहली जो सेना थी वह पैदल सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक होते थे, और या युद्ध लड़ने के लिए जब युद्ध की ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग पैदल यात्रा करके उस समय जाते थे और युद्ध को प्रारंभ करते थे। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे सैन्य विभाग में जो सेना होती थी वह हाथियों की होती थी, जिसमें कई सारे हाथी ग्रुप बनाकर युद्ध करते थे। और आगे जो इसके अगली सेना होती थी वह घुड़सवारों की सेना होती थी, और प्रमुख रूप से यहाँ पर रथ की सेना होती थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सैन्य विभाग में 4 प्रकार की सेनाएं होती थी। पहली पैदल सेना, दूसरी हाथी सेना, तीसरी घुड़सवार सेना और चौथी रथ सेना। मेगास्थनीज जो उस समय दार्शनिक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, उन्होंने इनकी सेना को काफ़ी अपने साहित्य में इनके बारे में जानकारी दी है, और यह बताने का प्रयास किया है कि उनकी सेना किस प्रकार की थी। उनके अनुसार जो इनकी पैदल सेना थी वह 6 लाख की सेना होया करती थी, और जो एक उस समय के पूरे विशाल भारत में विस्तृत थी, और उसी की सहायता से मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया गया था। वहीं हाथियों की बात करें तो इनके जो हाथियों की संख्या थी वह 9000, और जो घुड़सवार सेना थी वह 15000, और जो रथ सेना थी वह भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस प्रकार सैन्य विभाग काफ़ी विस्तृत और सुव्यवस्थित था। आगे हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के विभाग बनाए गए थे, जिसमें पहला विभाग जो था वह दीवानी अदालत का था, और दूसरा विभाग जो था वह फौजदारी अदालत का था। इसे उस समय की भाषा में जो नाम दिया गया है उसमें दीवानी अदालत में जो न्यायालय होता था उसे धर्मस्थीय कहते थे, और जो फौजदारी अदालत थी उस समय उसे कंटक शोधन कहा जाता था।
दीवानी अदालत में मुख्य रूप से ज़मीन से संबंधित या कृषि भूमि से संबंधित मामलों को सुनवाई की जाती थी और उन पर न्याय दिया जाता था। जबकि फौजदारी जो अदालत थी, जिसे कंटक शोधन उस समय कहा जाता था, उस समय वहाँ पर लड़ाई झगड़े के मामले या उस समय जो जितने भी विवादित मामले होते थे उन्हें यहाँ पर सॉल्व किया जाता था और उन पर न्याय व्यवस्था दी जाती थी। आगे हम बात करते हैं अगले विभाग की, जो गुप्तचर विभाग था। इस समय 2 प्रकार के गुप्तचर विभाग बनाए गए थे, जिसमें से पहला विभाग जो था वह संस्था और दूसरा विभाग जो था वह संचार बनाया गया था। इसमें संस्था का काम एक स्थान पर रहकर राजा के लिए गुप्त सूचनाएं लाना, और जो संचार था वह घूम घूम कर अपने राजा की छवि साम्राज्य में कैसी है, या राजा के लिए किसी प्रकार का षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी यह गुप्तचर विभाग की 2 संस्थाएं करती थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने मौर्य प्रशासन को समझने का प्रयास किया कि उसमें किस प्रकार के मंत्री होते थे और उन्हें क्या क्या नाम दिए गए थे, और इस प्रकार हमने यहाँ पर सैन्य विभाग, न्याय विभाग और गुप्तचर विभाग को समझने का प्रयास किया। तो इसके बाद हम समझते हैं कि वहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य था, इतने मौर्य साम्राज्य को, इतने बड़ा जो इसका काफ़ी विस्तृत क्षेत्र था, इसको कई सारे प्रांतों में बांटा गया था। जिस प्रकार आज भारत देश को कई सारे राज्यों में बांटा गया है और हर राज्य की अपनी अपनी राजधानी थी, उसी प्रकार उस समय जो प्रांत होते थे उनकी भी अपनी अपनी राजधानियाँ होती थी। परीक्षा में इन राजधानियों से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इन्हें समझते हैं। तो उस समय जो प्रांत थे उन्हें प्रमुख रूप से चक्र कहा जाता था, और उसमें उत्तरापथ जो उत्तर में स्थित था, उसकी राजधानी के बारे में यदि हम बात करें तो उसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि उस समय का काफ़ी विस्तृत क्षेत्र था और प्रसिद्ध क्षेत्र था। वहीं अगर दक्षिण में बात करें, जो मौर्य साम्राज्य का जो दक्षिण का क्षेत्र था, दक्षिणी सीमा पर कर्नाटक का क्षेत्र था, वहाँ पर उसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। वहीं अगर प्रासी की बात करें, जो कि पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वहीं अगर हम बात करें अवंती की, तो अवंती जो उस समय का क्षेत्र था उसकी राजधानी उज्जैनी थी। और यहीं कलिंग की बात करें, जिसे अशोक ने अपने साम्राज्य में युद्ध के बाद मिलाया था, तो उसकी राजधानी तोसली थी। तो यहाँ पर उत्तरापथ जो उसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ जिसे कहा जाता था स्वर्णगिरी, प्रासी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, और कलिंग जिसकी राजधानी तोसली। तो यहाँ पर राजधानियों से भी कई सारे प्रश्न बनाता है। आगे हम बात करते हैं विषय की। तो विषय को उस समय विषयपति या प्रादेशिक कहा जाता था। विषयपति या प्रादेशिक क्या होता था? इनमें से जो 10 गांव होते थे, उसे 10 गांव के समूह को प्रमुख रूप से गोप कहा जाता था, और जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामी कहा जाता था। जिस प्रकार आज गांव के प्रमुख को हम लोग ग्राम प्रधान बोलते हैं या ब्लॉक के प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, उसी प्रकार 10 गांव के जो समूह होते थे उनमें से जो उसके अध्यक्ष होते थे उसे गोप कहा जाता था, और जो गाँवों का मुखिया होता था उस समय उसे ग्रामी कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग इसके नगर प्रशासन को समझते हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार उस समय 6 समितियां होती थी और हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो इस प्रकार उस समय सदस्यों की जो कुल संख्या थी वह 30 बताई गई है। मेगास्थनीज ने अपने साहित्य में उन समितियों और उनके सदस्यों के बारे में भी चर्चा की है और नगरीय प्रशासन को काफ़ी विस्तृत रूप से बताया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य के कुछ बिंदु थे जिन्हें हम समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। उसमें हम समझते हैं कि यहाँ कौटिल्य के अनुसार उस समय जो वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी वह 4 प्रकार की थी। जैसे कि हम लोग इंडस वैली के समय पढ़ते हैं कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था को भी 4 प्रकार से बांटा गया था। आगे यहाँ पर देखते हैं कि वह व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी। जो सबसे पहला जो था वह ब्राह्मण वर्ग था, दूसरा क्षत्रिय वर्ग था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। लेकिन मौर्य साम्राज्य में शूद्रों की जो अवस्था थी या शूद्र जो थे उनकी अवस्था काफ़ी सुधर गई थी। इसके पहले जब भारत का विभाजन हुआ था, 16 महाजनपद आए थे, उस समय शूद्रों को काफ़ी निम्न नज़र से देखा जाता था। लेकिन इनके साम्राज्य पर आते आते जब न्यायिक व्यवस्था का निर्माण हो जाता है तो शूद्रों की स्थिति सुधर जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से आज भी ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग का वर्चस्व था।
आगे यहीं पर हम बात करते हैं कि मेगास्थनीज वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। तो मेगास्थनीज जो था उसके अनुसार वर्ण जो व्यवस्था थी वह 7 प्रकार की होती थी। मेगास्थनीज ने वर्ण व्यवस्था को यहाँ पर काम के अनुसार बांटा है, जबकि कौटिल्य जो थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जातियों के आधार पर विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी वह कौन कौन सी थी, तो उनमें से प्रमुख रूप से दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, इस प्रकार के 7 वर्ग होते थे, जिन्हें अब उनके काम के अनुसार अलग अलग 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। आगे हम बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य जो बताते हैं कि उस समय दास प्रथा थी, लेकिन मेगास्थनीज इस बात का खंडन करते हैं और वह बताते हैं कि उस समय दास प्रथा नहीं थी। कौटिल्य जो थे वह शूद्रों को यहाँ पर दास बताने का प्रयास करते हैं, जबकि मेगास्थनीज उस समय यूनान के जो दास थे जिन पर काफ़ी जुल्म किए जाते थे और उन्हें खरीद कर एक दूसरे को बेचा जाता था और गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाता था, तो ये उन गुलामों को दास कहते हैं। जबकि ये जो दास थे जो निम्न कार्य करते थे, कौटिल्य ने उन्हें दास कहा है। तो इस प्रकार कौटिल्य जो कहते हैं कि वहाँ पर दास प्रथा थी और मेगास्थनीज जो कहते हैं वहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। आगे हम बात करते हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो थी वह पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी। इसके पहले जब 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था और सब अपने संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे, उस समय स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उनके सारे अधिकार जो उन्हें दिए गए थे वो छीन लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जब मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है तो वहाँ स्त्रियों को न्याय विभाग से काफ़ी सारे अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार उन्हें मिल जाता है और वे जो समितियाँ होती थी उन पर भी भाग ले सकती थी। तो इस प्रकार स्थिति जो थी स्त्रियों की वह काफ़ी ठीक हो गई थी। और उस समय वैश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां थी उन्हें मुख्य रूप से रूपा जीवा कहा जाता था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है इस पॉइंट से कि वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को प्रमुख रूप से क्या नाम दिया गया है, तो वह नाम क्या है, रूपा जीवा। आगे हम समझते हैं मौर्य अर्थव्यवस्था को कि मौर्य अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी। तो यहाँ मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जब मौर्य साम्राज्य था उसमें प्रमुख रूप से जो अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी उसका जो प्रमुख आधार था वह क्या था, कृषि। क्योंकि मौर्य साम्राज्य उस समय काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पे था और कृषि भारत की प्रधान अर्थव्यवस्था का अंग है। तो वहाँ पर जो कृषि होती थी उसी से प्रमुख रूप से टैक्स वसूला जाता था और जो कर व्यवस्था थी वह प्रमुख रूप से 1/6वां भाग से लेकर 1/4 भाग तक राजस्व वसूला जाता था। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछता है कि जो कृषि व्यवस्था थी उस पर टैक्स का कितना भाग वसूला जाता था, तो वह 1/6 से लेकर 1/4 भाग राजस्व वसूला जाता था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य में आते आते जब मौर्य साम्राज्य व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो रही थी तो उस समय इनके जो व्यापार थे वह ईरान के आगे यूनान तक होने लगे थे। तो यहाँ पर आंतरिक एवं बाह्य व्यापार भी होने लगे थे और उन व्यापार में जो सबसे प्रमुख उद्योग था वह प्रमुख उद्योग वस्त्रों का था। इस अर्थव्यवस्था में अगर पूछे कि सबसे प्रमुख व्यापार कौन सा था तो वह वस्त्र था। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होता था और प्रमुख रूप से जो मुद्रा प्रयोग की जाती थी वह चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। इसके पहले जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि उस समय किसी प्रकार की मुद्रा की हमें जानकारी नहीं मिलती है और जो हमारा व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय आधारित था, अर्थात एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु को देना। लेकिन यहाँ पर जो व्यापार होने लगा था वह सिक्कों के आधार पर होने लगा था और मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के प्रयोग किए जाते थे। तो यहाँ पर व्यापार में प्रमुख रूप से मुद्रा का प्रयोग होने लगा था। और इसके अलावा हम समझते हैं कि यहाँ पर टैक्स जो चोरी करता था उसे क्या दिया जाता था, तो यहाँ पर टैक्स चोरी करने वालों को मृत्युदंड देने की व्यवस्था थी। किसी भी राज्य को चलाने के लिए जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि
अर्थव्यवस्था का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो वह राज्य अपनी सैन्य व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और सारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अच्छे प्रकार से चला पाएगा। तो यहाँ पर टैक्स चोरी करने वालों को मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया था। अगर कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था, और इस प्रकार कठोर दंड होने के कारण यहाँ पर टैक्स काफ़ी अच्छा वसूला जाता था और इस राज्य की इकॉनमी काफ़ी अच्छी थी, अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो व्यापार था, विदेशी व्यापार, वह कहाँ से होता था, तो प्रमुख रूप से एक बंदरगाह गुजरात में पड़ता है भड़ौच, इनका व्यापार प्रमुख रूप से भड़ौच से ही होता था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता है कि वह कौन सा प्रमुख बंदरगाह है जहाँ से मौर्य प्रशासन का व्यापार विदेशियों से होता था, तो वह प्रमुख बंदरगाह भड़ौच था जो कि गुजरात के क्षेत्र में पड़ता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज इस वीडियो में मौर्य प्रशासन को समझने का प्रयास किया। इसके अलावा हम लोगों ने प्रांतों के बारे में समझने का प्रयास किया कि उनकी क्या क्या राजधानियाँ थी। इसके अलावा हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य से कुछ बातें समझी कि उनकी वर्ण व्यवस्था कैसी थी और वहाँ पर रहने वाले लोगों की स्थितियाँ क्या क्या थी। इसके अलावा हम लोगों ने मौर्य अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया कि वहाँ पर मौर्य अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का व्यापार होता था और कर की क्या व्यवस्था थी, और जो कर चोरी करता था उसे क्या दंड दिया जाता था। तो अगर आप लोगों को मेहनत अच्छी लगी हो और इस वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि मौर्य प्रशासन को पढ़ने के बाद अगर आप लोगों के पास कोई इतिहास की अच्छी प्रकाशन की बुक हो तो उसे पढ़ने का प्रयास करें, और इसके बाद प्रीवियस ईयर के ऑप्शनल जो क्वेश्चन हैं उन्हें बनाने का प्रयास करें। निश्चित ही आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देसी स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।